So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to continue the financial instrument portion. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2 करते हैं राइट, फिर हम थोड़ा बहुत करेंगे इसके, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. तो रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के तरीके हैं मेजरमेंट के. अब देखो क्या है फाइनेंशियल एसेट में. फाइनेंशियल एसेट में भी देखो इनिशियल रिकॉग्निशन है कि स्टार्टिंग में रिकॉग्निशन कैसे करते हैं, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है. तो इनिशियल और सब्सिक्वेंट, इनिशियल और सब्सिक्वेंट राइट. अब इनिशियल सब्सिक्वेंट है फेयर वैल्यू पे. अब उसमें भी तीन चीज़ें, इनिशियल रिकॉग्निशन भी तीन तरीके से, अमोर्टाइज कॉस्ट, FVTOCI और FVTPL राइट. इनिशियल रिकॉग्निशन अमोर्टाइज कॉस्ट, तो फ्यूचर कैश फ्लोज को IRR पे डिस्काउंट करो, ये हो गया. तो इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे, तो फ्यूचर कैश फ्लोज को IRR पे डिस्काउंट करो, फ्यूचर कैश फ्लोज को IRR पे डिस्काउंट करो, साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको प्लस माइनस करो. अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट में एग्रीमेंट और लीगल फीस भी आती है, पर यही जब FVTOCI आता है और FVTPL आता है, तो अब FVTOCI में इधर तो आपने फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कर ली, इधर FVTOCI में फेयर वैल्यू ऐसे लिखा हुआ रहता है, और प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होगा, और FVTPL में भी फेयर वैल्यू ही रहता है, पर इधर ट्रांजैक्शन कॉस्ट PNL में जाता है. इधर FVTOCI हो गया और इधर FVTPL हो गया. मतलब ले देके इनिशियल रिकॉग्निशन तो फेयर वैल्यू पे ही होगा. अब अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में अलग तरीका है, FVTOCI में अलग तरीका है, FVTPL में अलग तरीका है. पर हाँ, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है इन दोनों में ऐड होता है, पर इधर जो है PNL में चले जाता है. अब रही बात सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की. अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी इस तरीके से होगा इन 3 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू बिजनेस मॉडल. और सब्सिक्वेंट देखो, इनिशियल रिकॉग्निशन तो जब हमने रिकॉर्डिंग करी है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हमेशा बैलेंस शीट डेट पे, और ये जो है रिकॉर्डिंग डेट पे, ये होता है बैलेंस शीट डेट पे. तो देखो सबसे पहले फिनेंशियल एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में अमोर्टाइज कॉस्ट आता है. तो इधर जो है अकाउंटिंग ERI पे करना है राइट, MRI, ERI, IRR ऐसा देके रखे तो करना, कॉन्ट्रैक्चुअल रेट पे नहीं करना राइट. तो ERI राइट, ERI करना. मतलब समझो, अब बिज़नेस मॉडल के केस पे हम जो है चूज़ करते हैं कि अमोर्टाइजेशन FVTPL और FVTOCI. सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव है तो होल्ड टिल मैच्योरिटी, ऑब्जेक्टिव है कि होल्ड टिल मैच्योरिटी और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो अर्निंग का, तो होल्ड टू मैच्योरिटी एंड CCF की अर्निंग अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट. तो पहले क्या है, सबसे पहले एक तो हमारा ERI हो गया, फिर होल्ड टू मैच्योरिटी प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज राइट. तो होल्ड टू मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज राइट. तो होल्ड टू मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, और इससे जो इनकम जो जनरेट करते हैं, एक तो मैच्योरिटी तक होल्ड करना कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, और जो इंटरेस्ट अब इनकम जो जनरेट करते हैं, एक तो इंटरेस्ट इनकम राइट. तो होल्ड टू मैच्योरिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, इंटरेस्ट इनकम, और इसमें अब मैच्योरिटी तक होल्ड करना है ना, दे कैन जनरेट इंटरेस्ट इनकम एंड कैपिटल गेन. इधर कैपिटल गेन नहीं रहेगा, क्योंकि होल्ड टू मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज इंटरेस्ट इनकम रहेगी, कैपिटल गेन नहीं. अब जैसे कि इसके इस टाइप के मतलब अमोर्टाइजेशन हम किधर किधर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि FD, तो भाई होल्ड टू मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, कोई इंटरेस्ट मिलता है हमको, डिवेंचर होल्ड टू मैच्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड होल्ड टू मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, इंटरेस्ट मिलता है हमें राइट. तो पहले तो ये होल्ड टू मैच्योरिटी, ऐसा नहीं कि बीच में हम ट्रेड कर देंगे, मैच्योरिटी तक हम इसको होल्ड करेंगे, और कॉन्ट्रैक्चुअल इसकी जो अर्निंग है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो मिलेगा वो मिलेगा ठीक है. तो इधर क्या करना है, मेजरमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज एट IRR, यही होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज एट IRR. और ERI गिवन नहीं हो तो IRR, अदरवाइज तो ERI. अब सी, जैसे कि अब इधर भी इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन. इनिशियल रिकॉग्निशन तो हमको पता है कि अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में भी फेयर वैल्यू है, FVTOCI में भी फेयर वैल्यू है, इधर भी फेयर वैल्यू है, पर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में तरीका अलग है, इधर तरीका अलग है, इधर तरीका अलग है. स्टार्टिंग में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है वो इधर ऐड हो जाता है, इधर ऐड हो जाता है, FVTPL में ऐड नहीं होता, वो PNL में चले जाता है. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन वही बैलेंस शीट डेट पे जो होता है,
और ऑब्जेक्टिव इधर जो है, इधर होल्ड टू मैच्योरिटी का नहीं है, राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो अर्निंग है तो इधर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो अर्निंग इधर भी रहेगी, राइट। पर इधर इंटरेस्ट के साथ, सिंस ये होल्ड नहीं करना है मैच्योरिटी तक, तो इधर कैपिटल गेन के भी आसार है कि इंटरेस्ट के साथ अदर इनकम भी रहेगी, तो ठीक है, राइट। सी अब देखो बाकायदा इधर इनिशियल रिकॉग्निशन तो हमको पता है, अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जो है इधर कब आपका, अगर आपकी इंटेंशन देखा जाता है होल्ड टू मैच्योरिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज तो रहेंगे, पीएनएल कैपिटल गेन सब रहेगा। तो इधर लिखा हुआ है कि जो सिक्योरिटीज़ होती है, जो लिस्टेड कंपनी डिबेंचर है, देखो इधर तो जो है क्या क्या कवर है, एफडी, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब। लोन टू फ्रेंड, अगर आपने फ्रेंड को भी लोन दिया हो, स्टाफ को भी एडवांसेस दिए हो, तो वो सब इधर आता है। अब इधर आप बेचोगे, राइट, होल्ड टू मैच्योरिटी नहीं है, इधर बेचोगे आप, तो इधर लिस्टेड कंपनी डिबेंचर, सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें आती है। इधर मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होता है पर इधर जो फेयर वैल्यू निकालने का तरीका है वो ईआरआई वाला कंसेप्ट नहीं है, ये ईआरआई वाला जैसा नहीं होता। मेजरमेंट फेयर वैल्यू, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट विल एक्यूमुलेट इन ओसीए। अगर कैरिंग अमाउंट में चेंज है तो वो ओसीए में चले जाएगा, राइट। अब देखो रेगुलर इनकम जो होती है रियलाइज्ड, वो तो रियलाइज है ना, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है तो उसमें इंटरेस्ट है, कैपिटल गेन है, ये रियलाइज्ड इनकम है, ये तो चले जाएगा आपका पीएनएल में। पर जो अनरियलाइज्ड इनकम है ये आपका चले जाता है ओसीआई में, राइट। अब पॉइंट ये है कि ओसीआई वाला बैलेंस भी पीएनएल में चले जाएगा, ओसीआई वाला बैलेंस भी पीएनएल में चले जाता है ना जब रियलाइज हो जाता है, राइट। देखो जो हमने सब पढ़ा ना, सब इसको हम समरी में भी देखेंगे। फिर आता है इनिशियल रिकॉग्निशन। अभी मैं सिर्फ एसेट की देख रहा हूँ, लाइबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। इनिशियल रिकॉग्निशन वही अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, फेयर वैल्यू है, एफईटी ओसीआई है, फेयर वैल्यू है, एफईटी पीएल है, फेयर वैल्यू है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इधर ऐड होता है, इधर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हो जाए, इधर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाता है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, इधर तो ईआरआई, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन नहीं है, इधर ईआरआई नहीं होता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज रहते हैं, इंटरेस्ट रहता है, कैपिटल गेन होता है। इधर ईआरआई पर्टिकुलर, अब देखो इधर भी जो है होल्ड टू मैच्योरिटी इधर भी नहीं है, राइट, होल्ड टू मैच्योरिटी नहीं है। एफईटी ओसीआई और एफईटी पीएल दोनों में होल्ड टू मैच्योरिटी नहीं है, पर इधर होल्ड टू मैच्योरिटी नहीं है, साथ में ये भी लिखा है हेल्ड फॉर ट्रेड। आपने इन्फोसिस के शेयर लिए, एफईटी पीएल, और इधर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की अर्निंग भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की भी अर्निंग नहीं। तो अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की अर्निंग नहीं तो क्या इक्विटी डेरिवेटिव इधर आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, ठीक है, ट्रेड भी हो रहा है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज तो आपके है ही नहीं। एक तो मैच्योरिटी तक भी होल्ड नहीं करना, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी आपके नहीं है। एक होता है कि भैया मैच्योरिटी तक होल्ड करना, एक होता है मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करना, और एक होता है ट्रेड ही करते रहना। अब मैच्योरिटी तक आप होल्ड नहीं कर रहे हो पर आपको कम से कम इंटरेस्ट आ तो रहा है, कैपिटल गेन आ जाएगा। मैच्योरिटी पे नहीं, मतलब कि आप सोल्ड करोगे कैपिटल गेन आएगा। तो ये तो ट्रेडिंग है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की भी अर्निंग में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि हम होल्ड टू मैच्योरिटी भी नहीं है और हमको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी नहीं है। देखो एक होता है होल्ड टू मैच्योरिटी, या हम मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं कर रहे, हम बेचेंगे। अब बेचेंगे तो हमको कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मिलेंगे, और एक होता है कि हमको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ही नहीं मिलेंगे। ओके, अब एफईटीपीएल में भी क्या होता है, अब एफईटीपीएल में क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कुछ भी नहीं होता, तो इक्विटी वाले पोर्शन सारे इधर आते हैं। तो इस केस में जो है, जैसे कि उधर चेंज इन कैरिंग अमाउंट, देखो उसमें भी अनरियलाइज ओसीआई में जाता है, रियलाइज इनका पीएनएल में जाता है, राइट। इधर जो है सब पूरा का पूरा पीएनएल में जाएगा, चेंज इन कैरिंग अमाउंट वो पीएनएल में जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें फाइनेंशियल एसेट की पूरा चार्ट, तो देखो ऐसा है कि बिज़नेस मॉडल डिपेंड करता है कि अगर वो होल्ड टू मैच्योरिटी है कि नहीं है। चलो है, और है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो अर्निंग है, राइट। और इधर जो है इनिशियल रिकॉग्निशन, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट से एडजस्ट होगा। फिर रही बात सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में, तो जो इंटरेस्ट है ऑब्वियसली आज की इंटरेस्ट तो पीएनएल में जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो वो हमारा आईआरआर पे, राइट, उस तरीके से इसकी वैल्यूएशन होगा। अगर होल्ड टू मैच्योरिटी नहीं है पर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है तो इधर आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा। इधर जो है जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो नहीं होगा, इधर एफईटी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ठीक है, उससे फेयर वैल्यू निकलेगा और प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट होगा। रियलाइज्ड इनकम पीएनएल में जाएगा, अनरियलाइज्ड जो है वो रहेगा ओसीआई में रहेगा। पर वही है
कि उस धीरे धीरे रियलाइज़ होगा तो वैसे वैसे पी में आता रहेगा। अनरियलाइज इनकम OCI में जाती है, मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होता है। इधर FVTPL है, इधर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनफैक्ट PNL में जाता है। जो रेगुलर इनकम है वो PNL में जाएगी, और चेंज इन वैल्यूशन है वो राइट उधर भी वो FVTPL में जाएगा। इधर भी कुछ रेगुलर इनकम है वो PNL में जाएगी, पर चेंज इन जैसे FVT OCI में जा रहा था, इधर FVTPL में जाएगा। ओके अब इधर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अपन ने ये बोल दिया कि हेल्ड फॉर ट्रेड, राइट, हेल्ड टू मैच्योरिटी नहीं है और हेल्ड फॉर ट्रेड रहता है। अगर इफ़ नो हेल्ड फॉर ट्रेड, मतलब कि अगर हेल्ड फॉर ट्रेड नहीं है तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं। हेल्ड फॉर ट्रेड नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, क्या FVT OCI में जाओ क्या FVTPL में जाओ। अब समझो जैसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, अब ये जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब मैच्योरिटी तक भी नहीं है पर वो हेल्ड फॉर ट्रेड भी नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास ऑप्शन है कि FVT OCI में कि FVTPL में। पर इधर अगर आपने FVT OCI में ले गए, राइट, तो चेंज इन वैल्यूएशन तो OCI में चले जाएगा, पर उसका PNL में रिसाइकलिंग नहीं होगी, और एक बार आपने एक्सरसाइज किया तो वो इरिवोकेबल रहेगा। मतलब जैसे रहता है ना कि आप OCI से PNL में ले जाओ, आप नहीं ले जा पाओगे। चलो ठीक है, हमने जो ये सब समझा है, ऐसे फिनेंशियल लायबिलिटी का भी है, और उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। पर खैर इस फिनेंशियल एसेट के चार्ट के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो, अब ABC ने इन्वेस्टमेंट होल्ड करे ताकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ओके ले सके। ओके फंडिंग नीड्स ऑफ द कंपनी आर प्रिडिक्टेबल, कुछ इन्वेस्टमेंट उसने होल्ड करके रखे थे ताकि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उसको आए। फंडिंग नीड्स ऑफ द कंपनी आर प्रिडिक्टेबल, क्या क्या पैसे की ज़रूरत है वो कंपनी को प्रिडिक्टेबल है। एंड मैच्योरिटी ऑफ फिनेंशियल एसेट इज मैच्ड टू द मैच्योरिटी ऑफ इट्स फिनेंशियल एसेट इज मैच्ड टू द एसेट्स एस्टिमेटिंग फंडिंग नीड्स। मतलब मैच्योरिटी पे भी फंडिंग नीड्स जो है मीट हो जाएगी। कंपनी परफॉर्म क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग क्रेडिट लॉस। अब देखो, इन द पास्ट सेल्स हैव टिपिकली ऑकर्ड व्हेन द फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट रिस्क हैज इंक्रीज सच दैट एसेट नो लॉन्गर मीट द क्रेडिट क्राइटेरिया। इन एडिशन इनफ्रीक्वेंट सेल्स। ओके, ये पूरा एग्जाम्पल बता दिया। देखो, सबसे पहले हम छोटा वाला एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि ये एग्जाम्पल इतना भी रेलेवेंट है कि नहीं। जैसे कि बी गुड्स सेल करता है, ताकि हम स्टार्टिंग से मतलब थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं ना। बी गुड्स सेल करता है कस्टमर को क्रेडिट पे, राइट। बी टिपिकली ऑफर कस्टमर 60 डेज, ठीक है, टिपिकली ऑफर्स कस्टमर अप टू 60 डेज फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू मेक द पेमेंट इन फुल, क्या पूरा पेमेंट कर दूँ। अब बी कलेक्ट द कैश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड नो इंटेंशन टू डिस्पोज, उसका इंटेंशन ही नहीं होता डिस्पोज करने का। देखो, आपने अगर गुड्स बेचे और उधार पे बेचे और उनको बोला कि तू 60 दिन में पे कर, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के अकॉर्डिंग होता है, और कोई इंटेंशन नहीं है, मतलब होल्ड करना है फिर मैच्योरिटी, तो बी ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लेना। और इधर दे फॉर द ट्रेड रिसीवेबल एक बिजनेस मॉडल टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लासीफाइंग फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट। इधर लिखा हुआ है क्लासीफाई करो फाइनेंशियल एसेट को एट अमोर्टाइज कॉस्ट, इधर बोला। अब देखो, अगर हम इधर देखें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मॉडल इज अचीव बाय बोथ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। अब इधर हम समझते हैं कि इसके एनालिसिस में क्या बोल रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल के, कि ABC कंपनी एक एंटिसिपेट कर रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है फ्यू ईयर्स में। अब कंपनी ने इन्वेस्ट करा इट्स एक्सेस कैश, कुछ सरप्लस रखा हुआ था इन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट, तो कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, इन्वेस्ट करा, उसने इन्वेस्ट करा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, सो दैट इट कैन फंड, ताकि यहाँ से पैसे आके फंडिंग कर सके। मैनी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल लाइव्स। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइव्स है जो उसके इन्वेस्टमेंट पीरियड, जैसे कि 1 2 3 4 जैसे 4 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ एक्सीड द कंपनी एंटिसिपेटेड इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो लाइफ एक्सीड इन्वेस्टमेंट पीरियड, कंपनी विल होल्ड फाइनेंशियल एसेट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। अब वो होल्ड करेगा फाइनेंशियल एसेट और कलेक्ट करेगा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी अराइज वो सेल कर देगा और री इन्वेस्ट द कैश इन फाइनेंशियल एसेट विद द हायर रिटर्न। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, देखो क्या लिखा है, होल्ड फाइनेंशियल एसेट और अपॉर्चुनिटी अराइज, तो वो सेल भी कर देगा। तो होल्डिंग इधर ट्रेडिंग का इंटेंशन नहीं, पर अपॉर्चुनिटी अराइज पे मैं बेच भी सकता हूँ। तो इधर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्या है कि
फंड चाहिए मेरे को, अपॉर्चुनिटी अराइज होगी तो मैं बेच दूंगा। ऑब्जेक्टिव बिजनेस मॉडल इज टू अचीव बोथ कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट। In contrast, consider a company that anticipates contractual cash flow in 5 years to fund capital expenditure and invest excess cash when the investment mature, वो reinvest करेगा। Company maintains this strategy until the funds are needed. At a time when company use the proceeds from maturing financial asset to fund the capital expenditure, अब इधर FET OCI आ जाना चाहिए। तो ये तो अभी हमने जो है समझा कि किस तरीके से रिकॉग्निशन करना है असेट और लाइबिलिटी का। चलो लाइबिलिटी का तो हमने नहीं देखा, पर लाइबिलिटी का भी हम देख लेंगे। तो लाइबिलिटी का देखने के बाद अब जो है एक ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग बचता है, वो हमको समझना पड़ेगा। ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, उसके बाद चीज़ें जो है मैनेजेबल है। चलो सी लाइबिलिटी में भी देखते हैं कि क्या इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट, FETPL, FET OCI है। तो दो कैटेगरी है। देखो इक्विटी तो रेसिडुअल वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज होता है, तो वो बात ही ख़त्म है। फिनेंशियल लाइबिलिटी कैसे रिकॉग्नाइज होता है? एक तो अमोर्टाइज कॉस्ट और FETPL, FET OCI नहीं है। जैसे इनिशियल रिकॉग्निशन होता है उधर कि अमोर्टाइज कॉस्ट है फेयर वैल्यू पे प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करो। इधर FETPL में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट PNL में चले जाता है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात करें तो ERI है तो ठीक है, नहीं तो हम इंटरपोलेशन टेक्निक IRR से हम कर लेंगे। अब फिनेंशियल लाइबिलिटी किस टाइप की होती है? एक तो अमोर्टाइज कॉस्ट हो गया हमारा। अब फिनेंशियल लाइबिलिटी एक होता है कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एक होता है कोई कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों, और नॉन कंपाउंड में पूरी फिनेंशियल लाइबिलिटी। जैसे कंपाउंड जैसे कन्वर्टिबल डिवेंचर, तो फिनेंशियल लाइबिलिटी ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। सी अब अपन ने ये सब देख लिया। अब इस पर जो है हम क्वेश्चन करते फटाफट, इसमें हम ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट, अकाउंटिंग ये सब भी देख लेंगे। देखो क्या है कि कंपनी ने इन्वेस्ट करा है इक्विटी शेयर में, अब इधर समझो आपके पास तो ये चार्ट है ना पूरा, इन्वेस्ट करा है इक्विटी शेयर में। तो हमने अब भी देखा था FETPL में, अगर आपको याद हो तो, कि 1 सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर जो है बाकायदा वो FETPL में जाता है। अब FETPL में क्या चीज़ें रहती कि होल्ड टू मैच्योरिटी तो नहीं है, हेल्प फॉर ट्रेडिंग है, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज भी नहीं है। जैसे कि आपने इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर बाय करे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इधर आता है। तो इक्विटी शेयर आया और FETPL आया, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर तो 15 मार्च को किया उन्होंने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, और 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, ठीक। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी 200। अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो चले जाता PNL में, नॉट इंक्लूडेड बोला, नहीं भी बोलते तो ठीक था। अब 31 मार्च जो अपना सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है, और अपनी बात हुई है ना कि जो इनकम है रेगुलर वो PNL में चले जाएगा। चेंज इन वैल्यूएशन कुछ अगर हुआ फेयर वैल्यू, तो वो फेयर वैल्यू गेन लॉस में चले जाएगा। फिर फेयर वैल्यू गेन लॉस से PNL में ले जाएंगे, पर इसका रूट लंबा हो जाएगा। रेगुलर इनकम तो PNL में जाएगी। अब देखो जैसे कि 12,000 हो गया, तो ये फेयर वैल्यू गेन लॉस हुआ ना, ये 2,000, फिर भले ही इसको रूटिंग कर दियो, तो इसको एक बार हम जो है एंट्री करते हैं। तो देखो इधर क्या हुआ पर्टिकुलर कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, सबसे पहले एंट्री इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू बैंक, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, और ये PNL में जाता है, राइट। फिर जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंज हुआ, जो मैं आपको बोल रहा था, पहले तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को PNL में ले जाओ सबसे पहली फुर्सत में। रेगुलर इनकम तो PNL में जाएगी, और चेंज इन फेयर वैल्यू पहले फेयर वैल्यू गेन में जाएगा। तो भाई चेंज इन फेयर वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो फेयर वैल्यू गेन में ले जाओ पहले इसको, और फिर फेयर वैल्यू गेन को PNL में ले जाओ। इस तरीके से एंट्री होती है इसकी। चलो एक बार OCI की एंट्री देखते हैं। अब OCI में इन्वेस्ट करा है इक्विटी शेयर में, वही 15 मार्च है इनिशियल रिकॉग्निशन, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन 31 मार्च है। तो भैया 10,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 200। अब ये बोला है कि ये इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड 10,000। ये तो हो नहीं सरा, भले ही तुमने बोल दिया नॉट इंक्लूडेड, पर अब अ कंपनी इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर, और इधर बोला है कि OCI से करो, चलो ठीक है। इसलिए तो अभी OCI से करने का बोल दिया,
तो ये इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन को जो कॉस्ट जो आप सेपरेट कर रहे थे, यही जो है आप ऐड कर दो। तो देखो FVTOCI, राइट, FVTOCI और इधर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन अगर आप देखें तो आप फेयर वैल्यू पे तो करोगे, राइट, ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी ऐड करो, तो ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब सी, आपने इसको ऐड कर दिया। अब फेयर वैल्यू ऑन बैलेंस शीट कि फेयर वैल्यू ऑन बैलेंस शीट डेट देखा बाद में आपने कि इधर इंटरेस्ट इनकम तो नहीं हुई, राइट, इंटरेस्ट इनकम तो नहीं हुई, तो हम इसको ले जाते हैं BL में, क्योंकि वो रियलाइज इनकम होती है, हम उसको ले जाते हैं। पर फेयर वैल्यू में चेंज हुआ है, तो फेयर वैल्यू में चेंज हुआ है, तो क्या आप इसको भी फेयर वैल्यू गेन से लेकर PNL में ले जाओगे कि इधर आप उसको OCI से ले जाओगे, राइट। मतलब ऐसा वो होगा ना कुछ चेंज, जैसे कि फेयर वैल्यू गेन से PNL में ले जाओगे कि फेयर वैल्यू गेन से OCI। उधर उन्होंने फेयर वैल्यू गेन से OCI में ले गए, मतलब फेयर वैल्यू गेन में तो ले जाओ पहले, तो फेयर वैल्यू गेन में आपको ले जाना है, राइट, और फिर फेयर वैल्यू गेन से OCI, फेयर वैल्यू गेन से OCI, राइट, और फेयर वैल्यू गेन से आप OCI में ले गए। अब OCI के बाद फेयर वैल्यू गेन से OCI में ले गए, अब OCI से फेयर वैल्यू रिजर्व में ले जाओ। एक ही नया पॉइंट है, OCI से फेयर वैल्यू रिजर्व में ले जाओ, ये थोड़ा सा याद रखने का है। चलो ठीक है, याद रख लिया हमने, तो क्या है, ईजी है। चलो अगला, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है तो अमोर्टाइज कॉस्ट है, कंपनी ने लैंड करा 100 लाख, राइट, टू अनदर कंपनी 12%। अब इधर तो आपको ERI देखना पड़ता है, इधर क्या है, इधर आपको तो ERI देखना है और प्रेजेंट वैल्यू वैसे निकालनी है, दे के थोड़ी ना रखेंगे। लैंड करा 100 लाख अनदर कंपनी को 12% पे, वो भी है 1/4 को 15 को। अब कुछ 40,000 के इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगे, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, और 5 साल का टेन्योर है, इंटरेस्ट हम एनुअली चार्ज कर ही रहे हैं। और फेयर वैल्यू ऑफ लोन, फेयर वैल्यू ऑफ लोन तो समझ रहे हो ये फेयर वैल्यू ऑफ लोन है। पहला पॉइंट ये आता है कि भाई 12% 100 लाख का कितना हुआ, 12 लाख, 12 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या है, अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% कॉमा 5 ईयर, जो गया 12 लाख, और 100 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितना है, 12% कॉमा 5 करो। तो आपने जब इसको देखा, आपने जब इसको करा, तो इसकी फेयर वैल्यू आई, तो फेयर वैल्यू आई आपकी पर्टिकुलर 100 लाख, डायरेक्ट 100 लाख की आई आपकी फेयर वैल्यू। अभी जो 100 लाख है, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एडजस्ट ही होगा, इधर भी 100 लाख है, और सी, तो देखो इधर क्या हो रहा है कि इधर भी ऐसे ही होगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जो आपने कितना किया इन्वेस्टमेंट 100 लाख, और लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस 40,000, तो 100.40 और टू बैंक, राइट, ये हो गया। इधर भी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट टू बैंक हुआ, और इंक्लूड करा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पर इन्होंने इसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं बताया, पता नहीं क्यों, पर खैर कोई दिक्कत नहीं। तो रीक्लासिफिकेशन वाला पोर्शन हमको देखना है, राइट, तो उसके पहले हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेते हैं। रीक्लासिफिकेशन के बाद ऑप्शन आता है डी रिकॉग्निशन, ये डी रिकॉग्निशन पोर्शन। चलो अब देखो, सी लिमिटेड हैज़ लैंड, अब ये डी रिकॉग्निशन वाला क्वेश्चन है, तो डी रिकॉग्निशन वाले क्वेश्चन कायदे से थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वो हम करते हैं। या तो ऐसा करते हैं हम कि जब डी रिकॉग्निशन वाले क्वेश्चन आएंगे तब हम इसको जो है देखते हैं। मतलब हमने एक बार ओवरव्यू कर लिया स्टडी मटेरियल का, अब हम जो है साथ ही साथ पहले हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी प्रैक्टिस एनुअल में क्वेश्चंस हैं और जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, कंपनी ने इशू करा 9% मैंडेटरी प्रेफरेंस शेयर, तो एक प्रेफरेंस शेयर है 9% उसने इशू करा, तो कंपनी ने इशू करा 9% मैंडेटरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो जो प्रेफरेंस शेयर है वो मैंडेटरी रिडीम हो गया, और मैंडेटरी फिक्स डिविडेंड है, क्या ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो देखो, अब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर, राइट, तो अपने को देखना है कि भले ही वो जो प्रेफरेंस शेयर है वो लायबिलिटी है, इक्विटी है, तो सबसे पहले हमको कॉन्ट्रेक्चुअल राइट
associate with the particular contractual right attached with principal and return component. और अगर हम देखा जाए तो पीरियोडिक डिविडेंड पेमेंट है, मैंडेटरी रिडेम्पशन है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है. एन एंटिटी इज अबाउट टू परचेज अ पोर्टफोलियो ऑफ फिक्स्ड रेट एसेट. एक पोर्टफोलियो ऑफ फिक्स्ड रेट एसेट that will be entities about to purchase a portfolio of fixed rate asset that will be financed by fixed rate debenture. अब उसको क्या एक एसेट परचेज करना है, उसके लिए उसने डिवेंचर इशू करे, उससे पैसे रेज हुए, राइट. पोर्टफोलियो फिक्स्ड रेट एसेट दैट विल बी फाइनेंस बाय फिक्स्ड रेट डिवेंचर. अब बोथ फिनेंशियल एसेट और फिनेंशियल लायबिलिटी आर सब्जेक्ट टू सेम इंटरेस्ट रेट रिस्क कि 10% रिटर्न है, उधर ये 10% इधर हमको डिवेंचर को ही पे करना है. तो सेम इंटरेस्ट रेट रिस्क दैट गिव राइज टू अपोजिट चेंजेस इन फेयर वैल्यू टेंड्स टू ऑफसेट ईच अदर. अब देखो इससे ऑफसेट हो गया इन द एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू ऑप्शन. अब क्या बोल के रखा है कि ठीक है ऑफसेट हो गया. अब इधर सॉल्यूशन क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू ऑप्शन एंटिटी क्लासीफाई फिक्स्ड रेट एसेट्स एज एफईटी ओसीआई. एफईटी ओसीआई में कर सकते हैं अगर फेयर वैल्यू ऑप्शन नहीं है तो. फेयर वैल्यू ऑप्शन होता तो नहीं करते. अब इन दी एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू ऑप्शन फिक्स्ड रेट एसेट को एफईटी ओसीआई में क्लासीफाई करो विद गेन लॉस जो है ऑन चेंजेस इन फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज इन ओसीआई एंड. तो ये बात हो गई फिक्स्ड रेट एसेट की, फिक्स्ड रेट एसेट्स. और एक बात होती है फिक्स्ड रेट डिवेंचर. जो फिक्स्ड रेट डिवेंचर है वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे जाएगा, राइट. देखो तो रिपोर्टिंग बोथ दी एसेट्स, देखो हमने डिवेंचर इशू करे और डिवेंचर इशू करके पैसा रेस करा, राइट. तो ये हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है. तो अब ये देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी हम जो है अमोर्टाइज कॉस्ट देखते हैं या जो है एफईटीपीएल देखते हैं. इधर फिक्स्ड डिवेंचर है, उससे पैसा रेस किया है, वो हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट पे वैल्यू हो जाएगा. और फिक्स्ड रेट एसेट है, अगर फेयर वैल्यू ऑप्शन नहीं है तो ओसीआई. और रिपोर्टिंग करना बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल दैट इज एफईटीपीएल, करेक्ट द मेजरमेंट इनकन्सिस्टेंसी एंड प्रोड्यूस मोर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. अब देखो फेयर वैल्यू ऑप्शन नहीं था तो एसेट्स को एफईटी ओसीआई से एंड डिवेंचर का अमोर्टाइज से. रिपोर्टिंग बोथ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू की एफईटीपीएल करेक्ट द मेजरमेंट कंसिस्टेंसी. इससे क्या होगा कि रिपोर्टिंग करिए अगर एफईटीपीएल से तो मेजरमेंट कंसिस्टेंसी रहेगी एंड प्रोड्यूस मोर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. चलो अगला एबीसी एंटर हुआ है किसी फिक्स्ड प्राइस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में. एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ टू परचेज 50,000 किलोग्राम ऑफ कॉपर इन अकॉर्डिंग विद द एक्सपेक्टेड यूसेज रिक्वायरमेंट. इन अकॉर्डिंग विद द एक्सपेक्टेड यूसेज रिक्वायरमेंट, इधर ही ये हो गया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट परमिट एबीसी टू टेक फिजिकल डिलीवरी. लो यूसेज रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट परमिट करा है एबीसी को क्या फिजिकल डिलीवरी लो, राइट. टू टेक फिजिकल डिलीवरी एट द एंड ऑफ 12 months और टू पे और रिसीव नेट सेटलमेंट इन कैश बेस्ड ऑन द चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ कॉपर. इट इज द कॉन्ट्रैक्ट कवर अंडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड. सबसे पहले तो ये एंटर किस में हुआ है, फिक्स प्राइस के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज जैसे कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है. एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ कॉपर. इट्स वैल्यू चेंज वेरिएबल में चेंज हुआ, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, राइट. देखो इट्स वैल्यू चेंज एज पर द चेंज इन वेरिएबल और कोई डिटेल और नो इन्वेस्टमेंट चाहिए और सेटल फ्यूचर डेट पे होता है. पर देखो ये तो हमने माना, राइट. फिक्स प्राइस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इन अकॉर्डिंग विद एक्सपेक्टेड यूसेज रिक्वायरमेंट जो भी है. पर एबीसी इंटेंट टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट बाय टेकिंग डिलीवरी, राइट. या देखो अगर उसने डिलीवरी ली या उसने टेक डिलीवरी ऑफ कॉपर और सेल करा शॉर्ट पीरियड में, उसने डिलीवरी ली या शॉर्ट पीरियड में सेल करा, राइट. तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर एज डेरिवेटिव. अभी सब सही चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं हमें. पर अगर उसने डिलीवरी ली तो फिर वो अकाउंट फॉर नहीं होगा एज अ डेरिवेटिव, राइट. मतलब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स प्राइस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और जो है एक्सपेक्टेड यूसेज रिक्वायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है. ज़बरदस्ती हमने इसको अंडरलाइन किया. फिजिकल डिलीवरी
राइट, इसको ऑप्शन दे दिया फिजिकल डिलीवरी लो या जो भी है। पर अगर इसका पास्ट हिस्ट्री देखो कि फिजिकल डिलीवरी लेता है कि नेट में सेटलमेंट करता है, दोनों केस में फिर ये डेरिवेटिव नहीं होगा। और जब डेरिवेटिव होगा तो ये डेरिवेटिव नहीं होगा तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब डेरिवेटिव है तो बहुत ही अच्छी बात है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक्स होल्ड करता है एन ऑप्शन टू परचेज इक्विटी शेयर। एक्स होल्ड करता है एक ऑप्शन टू परचेज इक्विटी शेयर ऑफ लिस्टेड एंटिटी। ऑप्शन टू परचेज, राइट, एट द एंड ऑफ 120 डे पीरियड इवेल्युएट द कॉन्ट्रैक्ट वेदर इट्स अ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो भैया दो केस में, एक ऑप्शन है तो फेवरेबल टर्म्स और डेरिवेटिव वाला पूरा आप चिपका देना, हो जाएगा। फिर क्या बोला है, एंटिटी एक्स, सी एंटिटी एक्स ट्रांसफ़र करता है, एंटिटी एक्स ट्रांसफरर, तो एंटिटी एक्स जो है वो ट्रांसफरर है, राइट। होल्ड पोर्टफोलियो ऑफ रिसीवेबल विद अ कैरिंग वैल्यू 1000, तो एक ट्रांसफरर है, होल्ड पोर्टफोलियो ऑफ रिसीवेबल, एक रिसीवेबल उसका पोर्टफोलियो पर्टिकुलर सी कैरिंग अमाउंट 1 लाख है। इट एंटर इनटू फॉलोइंग फैक्टरिंग अरेंजमेंट विद वाई, अंडर विच इट ट्रांसफर द पोर्टफोलियो टू एंटिटी वाई और एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है, कैश ले लेगा, राइट। अब देखो समझो, एंटिटी वाई विल सर्विस द लोन, ये है एक्स, ये है वाई। एंटिटी वाई विल सर्विस द लोन आफ्टर द ट्रांसफर, एंटिटी वाई विल सर्विस द लोन आफ्टर द ट्रांसफर एंड डेटर विल पे अमाउंट ड्यू डायरेक्टली टू एंटिटी वाई। ओके, तो भैया वाई ने पैसे दे दिए, अब जो डेटर है ये जो है पे करेंगे डायरेक्टली वाई को। अब एक्स के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है व्हाट्सएवर टू रीपे एनी सम रिसीव, तो उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू रीपे एनी सम रिसीव फ्रॉम द फैक्टर एंड नो राइट टू एनी एडिशनल सम। जब उसने 90,000 में जैसे उसने बेचा, अब अगर वाई ने रियलाइज़ करा उसको 80,000 ही मिले, तो वाई ना तो एडिशनल एक्स से ले सकता है, ना तो अगर 1 लाख ज़्यादा 1,10,000 हो गए तो एक्स वाई से ले सकता है, राइट। तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइमिंग एंड द लेवल ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द अंडरलाइंग डेट। तो क्या लिखा है, एंटिटी एक्स ने ट्रांसफ़र करा राइट टू कैश फ्लो, तो एंटिटी एक्स ने ट्रांसफ़र करा इट्स राइट टू रिसीव कैश फ्लो। सी क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, तो उसने ट्रांसफ़र करा राइट टू रिसीव कैश फ्लो फ्रॉम असेट बाय असाइनमेंट टू एंटिटी वाई, तो उसने ये फिनेंशियल असेट है ना उसका, उसके पास राइट था, उसने वो ट्रांसफ़र किया। फर्दर वोर एंटिटी वाई हैज़ नो रिकोर्स टू एंटिटी एक्स, रिकोर्स होता तो वापस उसका चले जाता, पर रिकोर्स नहीं है। पर एंटिटी एक्स का ना, एंटिटी वाई का अब ट्रांसफ़र कर दिया तो वाई का कोई रिकोर्स नहीं है फॉर इधर लेट पेमेंट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। एक्स ने सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जो फिनेंशियल एसेट था उसने उसको डी रिकॉग्नाइज किया। तो डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू ऑफ 1 लाख एंड कैश रिसीव्ड 90,000, 10,000 इमीडिएटली एज फाइनेंसिंग कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेगा। अब देखो, अगर एंटिटी हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड इट्स राइट टू रिसीव कैश फ्लो फ्रॉम द असेट और देयर वुड हैव बीन एनी क्रेडिट डिफॉल्ट गारंटी। देखो इधर तो क्या हो रहा है कि डी रिकॉग्नाइज करा इंटायर, पर अगर एंटिटी एक्स क्या करता, राइट टू रिसीव कैश फ्लो फ्रॉम एसेट वो ट्रांसफ़र नहीं करता, मतलब उसने एसेट दे दिया पर वो बोल रहा है कि मेरे को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, मेरे पास जो पैसे आएंगे मैं तेरे को दे दूंगा, पर मैं तेरे को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, वो तेरे पास डायरेक्ट नहीं आएगा, मेरे पास आएंगे मैं तेरे को दूंगा। तो हैड एंटिटी नॉट ट्रांसफर्ड, अगर एंटिटी ने ट्रांसफ़र नहीं किया और राइट टू रिसीव कैश फ्लो फ्रॉम द असेट और देयर वुड हैव बीन एनी क्रेडिट डिफॉल्ट गारंटी गिवन बाय द एक्स, राइट। सी तो देखो दो चीज़ें, अगर एक्स ने वाई को ट्रांसफ़र किया फुल 90,000 में, और ऐसा हो सकता है कि एक्स ने वाई को ट्रांसफ़र किया, राइट। अब वाई को ट्रांसफ़र कर दिया, अब दो चीज़ें, या तो वो रिकोर्स पे कि कभी वाई तेरे को पैसे नहीं मिले ना तो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट गारंटी मैं दूंगा, ठीक है, या तो ऐसा हो, या तो उसने राइट टू रिसीव द कैश फ्लोस वो ट्रांसफ़र नहीं किया हो, तो इसका मतलब दैट वुड हैव नॉट लीड टू ट्रांसफर्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र रिस्क और रिवॉर्ड, और फिर आप ऐसे जैसे डी रिकॉग्निशन नहीं कर सकते। तो ठीक है, दो चीज़ें भाई, डी रिकॉग्निशन में क्या होता है कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर रहे हो, राइट।
पर अगर आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं करा, क्रेडिट रिस्क मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड कि आप रिस्क खुद बियर कर रहे हो, आपने कैश फ्लो भी आपने जो है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कैश फ्लो जा रहे हैं, कि आपने राइट टू रिसीव कैश फ्लो, ये हो गया रिवॉर्ड, आपने वो ट्रांसफ़र नहीं किया। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट गारंटी भी खुद ही दे रहे हो, तो फिर ऐसे केस में क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र किया? सिर्फ पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र करके आपने एक तरीके से लोन ले लिया। पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र करके आपने एक तरीके से लोन ले लिया। अगर आपने पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र करा हो नॉन रिकोर्स बेसिस पे और बोला कि तू ही जाके सब कलेक्ट कर, तो फिर ये होता है ये डी रिकॉग्निशन, और जब ये डी रिकॉग्निशन होता है तो फिर जो भी खर्चे हैं उसको फाइनेंस कॉस्ट माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जी, कि एंटिटी जी प्लेसेस इट्स प्राइवेट हेल्ड ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। देखो हमने इसके पहले सारे क्वेश्चन देखे, क्या लिखा हुआ है कि एंटिटी जी ने प्लेस करा इट्स प्राइवेट हेल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स दैट आर क्लासिफाइड एज इक्विटी विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ शेयर्स है उसने प्लेस करे स्टॉक एक्सचेंज में, एंड प्लेसेस इट्स प्राइवेट हेल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स दैट आर क्लासिफाइड एज इक्विटी और स्टॉक एक्सचेंज में, और साइमल्टेनियसली रेजेस न्यू कैपिटल। तो स्टॉक एक्सचेंज में रखे और साथ ही साथ न्यू कैपिटल भी रेस करा एक न्यू ऑर्डिनरी शेयर इशू करके। तो एक तो कुछ हेल्ड थे और कुछ उसने इशू करे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ट्रांजेक्शन। अब ट्रीटमेंट बताओ। ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपन ने सिर्फ इधर फिनेंशियल एसेट्स में ऐसे ही देखा है हमने, अब देखते हैं। अब देखो, इशू ऑफ न्यू शेयर इज़ द इशू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बट प्लेसिंग द एग्जिस्टिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विद द एक्सचेंज इज़ नॉट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल नीड टू बी अलोकेटेड। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो न्यू शेयर के रिस्पेक्ट में विल बी रिकॉग्नाइज इन इक्विटी, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है प्लेसिंग वो पीएनएल में। तो देखो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू शेयर वो इक्विटी, और एग्जिस्टिंग शेयर को प्लेस कर रहे हो तो पीएनएल। चलो, एंटिटी ने इशू करा नॉन रिडीमेबल, रिडीम नहीं होगा, नॉन रिडीमेबल बट कॉलेबल सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड, राइट। अब देखो 8% कूपन है फिक्स, द कूपन कैन बी डेफर्ड इन परपेचुइटी। लो, डेफर्ड इन परपेचुइटी तो मतलब कि अब तो ये भी पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन नहीं है, कायदे से तो इक्विटी हो गया। चलो ठीक है, देखते चलो 1 सेकेंड। डेफर्ड इन परपेचुइटी एट द इशूअर्स ऑप्शन, इशूअर्स ऑप्शन पे, ठीक है। द इशूअर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पेइंग द कूपन ईच ईयर, पर उसकी हिस्ट्री क्या है कि डेफर्ड तो ठीक है कर सकता है, पर वो पेमेंट करता है। एंड द करंट बॉन्ड प्राइस इज प्रिडिक्टेड ऑन द होल्डर्स एक्सपेक्टेशन दैट कूपन विल बी कंटिन्यूड। उसको लग रहा है कि नहीं आप पे करेंगे। तो इन एडिशन द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द इशूअर इज दैट कूपन विल बी पेड ईच ईयर विच हैज़ बीन पब्लिकली कम्युनिकेटेड। इन एडिशन द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ इशूअर इज दैट कि कूपन हर साल पे होगा अगर पब्लिकली कम्युनिकेट कर दिया है। तो देखो नॉन रिडीमेबल है, कॉलेबल बॉन्ड है कि हम अपने हिसाब से कॉल कर लेंगे, कॉलेबल तो है, तो हम रिडीम नहीं करेंगे कि इस टाइम पे रिडीम होगा। ये सब हम 8% पे करते हैं, हिस्ट्री यही है कि हम पे कर ही रहे हैं, पर हम कैन बी डेफर्ड टू परपेचुइटी, ये हमारे पास ऑप्शन भी है, राइट। एंड द करंट बॉन्ड प्राइस प्रिडिक्टेड ऑन द होल्डर एक्सपेक्टेशन दैट ओके ऑल्दो देयर इज बोथ प्रेशर ऑन द इशूअर टू पे कूपन एंड टू मेंटेन द बॉन्ड प्राइस एंड द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू पे द कूपन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। देखो एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि मैं पब्लिक को ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, एक ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्ट हो गई है क्या इस बार भी ऐसे ही करेगा, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोल के नहीं रखा है कि मैं पे करूँगा, राइट। अगर हम देखें तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन देखते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है और राइट इरिडीमेबल है और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, सॉरी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, राइट। फिर देखो अ जीरो कूपन बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता, राइट, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एंड इट्स नॉर्मली इशूड एट डीप डिस्काउंट टू वैल्यू एट विच इट विल बी रिडीम्ड। तो क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट, कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं है ड्यूरिंग द इंस्ट्रूमेंट लाइफ एंड दैट इज नॉर्मली इशूड एट अ डीप डिस्काउंट टू द वैल्यू एट विच इट विल बी रिडीम्ड। अब इवेल्यूएट करो कि कोई मैंडेटरी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट तो नहीं है, ठीक है।
भी कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है डिलीवर करने का कैश, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्लिगेशन तो नहीं है। इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी रिडेम्पशन बाय द इशूअर फॉर अ डिटर्मिनेबल अमाउंट एट फिक्स्ड, एक फ्यूचर डेट पे फिक्स अमाउंट तो कुछ पे होगा, तो कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, किसी भी रूप में हो, इंटरेस्ट के रूप में, रिडेम्पशन वैल्यू के रूप में, राइट, इसलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब देखो सी, ऑन 30 मार्च अभी हम बात कर रहे हैं, अब ऑन 30 मार्च 2017 एंटर हुए किसी एग्रीमेंट में टू परचेज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर 1000 एंड विच इज़ द फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट, राइट। ऑन बैलेंस शीट डेट ये है अपना 30 मार्च 17, राइट। अब देखो 30 मार्च 17 पे एंटिटी एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ टू परचेज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर 1000 विच इज़ द फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट, उस डेट पे वो फेयर वैल्यू थी। ऑन बैलेंस शीट डेट मतलब ये 31 मार्च 30 में एंटर हुए, परचेस करा फाइनेंशियल एसेट, और ये उस टाइप की फेयर वैल्यू थी। और आपको याद हो तो हम इनिशियल रिकॉग्निशन भी जो है फेयर वैल्यू पे ही करते हैं, तो इनिशियल रिकॉग्निशन भी है जो हम फेयर वैल्यू पे करते हैं ना। ऑन बैलेंस शीट डेट 31 मार्च ये फेयर वैल्यू हो गई 1020, राइट, ऑन बैलेंस शीट डेट। ऑन सेटलमेंट डेट ओके, ऑन सेटलमेंट डेट जैसे कि इनिशियल और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन तो चलो ठीक है, सेटलमेंट डेट पे जो है फेस वैल्यू 1030 हो गई। फेयर वैल्यू इन द सेंस फेस वैल्यू क्या, अब देखो नेसेसरी जनरल एंट्री हमको ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट डेट करना है। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, एफईटी, ओसीआई एंड पीएनएल। सी, अब अमोर्टाइजेशन आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो या तो मैं इन्वेस्टमेंट बोलूँ या फाइनेंशियल एसेट बोलूँ, ठीक है, इन्होंने फाइनेंशियल एसेट बोला। तो अमोर्टाइजेशन की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट टू पेबल, जब बैंक से पे कर दिया हो तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक करा इन्होंने, और यही जो है बैलेंस शीट डेट पे 1020 हो गया, राइट। अब पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट टू बैंक करा अमोर्टाइजेशन में, अब जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आया, इधर इंटरेस्ट तो नहीं है पर चेंज इन वैल्यू हुई है, तो इसमें सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में कुछ नहीं किया, और सेटलमेंट डेट में इन्होंने जो है कैश पे कर दिया 1000। मीन्स अमोर्टाइजेशन जो है वो हिस्टोरिक कॉस्ट पे चलता है, वो ये नहीं देखता कि फेयर वैल्यू में क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, उसको इससे कोई मतलब नहीं, वो हिस्टोरिक पे है। परचेस करो एंड पे करो, राइट, तो परचेस करो और पे करो। तो उस केस में जैसे कि 30 मार्च एंट्री थी एक, और एक है 2 अप्रैल, राइट, ये हो गया हमारा। दूसरा एफईटीपीएल, एफईटी ओसीआई 30 मार्च को उसने वापस परचेस तो किया है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ओके। तो ट्रेड डेट अकाउंटिंग एंड सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, ओके, वन सेकेंड, ये तरीके हैं अकाउंटिंग के, ये ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। ट्रेड डेट पे पहली एंट्री ट्रेड भी होती है, राइट, और फिर जब सेटलमेंट आता है तब दूसरी एंट्री होती है, बीच के टाइम में एंट्री नहीं होती। और सेटलमेंट में तो वो रहम भी नहीं करता ट्रेड पे भी, डायरेक्ट सेटलमेंट पे ही एंट्री होती है। सेटलमेंट डेट हम एक तरीके से ये मान ले कि भाई आप उस समय सेटल कर रहे हो, तो इसलिए आपको उस समय इधर पेबल आपको बताना पड़ेगा। अब ये तो हो गया अमोर्टाइजेशन का बात। अभी होता है एफईटी ओसीआई और एफईटी पीएल। अब एफईटी ओसीआई हो तो इधर तो 1000 का कितना हुआ, 1020, और फिर सेटलमेंट डेट पे 1030, राइट। अगर मैं बात करूँ एफईटी ओसीआई की, तो ट्रेड डेट पे चलो उन्होंने एंट्री कर दी, राइट। अब आया सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में आपको पता है कि चेंज जो होता है वो तो फेयर वैल्यू गेन में बोल दूँ तो ठीक है, वो फेयर वैल्यू गेन का मैंने पॉइंट इधर लिख लिया, फेयर वैल्यू गेन, कि एसेट को फेयर वैल्यू गेन में ले जाओ, फिर फेयर वैल्यू गेन से हम उसको पीएनएल में ले जाए, राइट। फेयर वैल्यू गेन से हम ओसीआई में ले जाए, राइट, में इधर ये ओके, एसेट टू फेयर वैल्यू गेन एंड फेयर वैल्यू गेन टू ओसीआई। अब देखो तीसरे में भी यही हुआ कि एसेट टू फेयर वैल्यू गेन एंड सी फेयर वैल्यू गेन को ओसीआई में ट्रांसफ़र कर दिया, एसेट टू फेयर वैल्यू गेन एंड फेयर वैल्यू गेन टू ओसीआई। तो आपने ये एंट्री करी, ठीक है, एसेट टू फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन टू ओसीआई, और ये एंट्री इधर भी हुई, इन्होंने डायरेक्ट कर दी, पर ठीक है हमको बुक एंड ट्रांसफ़र करना है, इन्होंने कर दिया, और एंड में आपने पे करा। मतलब कि अमोर्टाइजेशन में तो फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं है माना, और अमोर्टाइजेशन में तो ये बैलेंस शीट डेट से भी कोई मतलब नहीं है।
पर FVTOCI में फेयर वैल्यू से ही मतलब है और बैलेंस शीट डेट से ही मतलब है। ये हो गया इनका ट्रेड डेट अकाउंटिंग। अब अगर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग की बात आती है, क्योंकि ट्रेड डेट अकाउंटिंग में तो तीनों को इज्जत दी गई, सेटलमेंट डेट की बात आती है तो ट्रेड डेट पे तो कोई इज्जत नहीं होगी, पर हाँ ठीक है 31 मार्च को इज्जत दी जाएगी। और राइट डायरेक्ट हम मतलब कि पेबल बुक नहीं होगा इन द सेंस कि डायरेक्ट कैश पेमेंट हो रहा है, कि इधर डायरेक्ट फेयर वैल्यू असेट टू फेयर वैल्यू। अब इधर जो है असेट टू फेयर वैल्यू गेन नहीं होगा, डायरेक्ट फेयर वैल्यू गेन टू OCI हो जाएगा, क्योंकि ये सर असेट का रिकॉग्निशन ही नहीं हुआ, असेट का रिकॉग्निशन ही नहीं हुआ तो हम सिर्फ फेयर वैल्यू गेन टू OCI ही करेंगे, अगले में भी फेयर वैल्यू गेन टू OCI करेंगे। एंड देन उसके बाद हम जब असेट का रहेगा ये हम पर्टिकुलर जो फेयर वैल्यू चेंज है वो फेयर वैल्यू गेन हम इधर लेकर आएंगे। अब यही रही बात PL की, तो ट्रेड डेट पे इसकी एंट्री होगी, राइट, ट्रेड डेट पे इज्जत दी जाएगी, असेट बुक होगा और ऑब्वियसली आते पेबल बुक करना पड़ेगा। अगर ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट अलग है तो फिर असेट टू फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू गेन टू PL ऐसा होगा। फिर वापस असेट टू फेयर वैल्यू गेन टू PL ये हो गया। जो पेबल है उन पेबल को कैश पे कर दिया जाएगा। यही जब सेटलमेंट डेट की बात आएगी तब हम उसको कोई एंट्री नहीं करेंगे और फेयर वैल्यू चेंज को हम PL में रिकॉग्नाइज करेंगे एंड देन एट दी एंड ये एंट्री होगी। और इस तरीके से हमने ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग समझा। मैं आपको अब बताता हूँ किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग, इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन बताता हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन है C। अ कंपनी इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटिटी। तो एक कंपनी ने इन्वेस्ट करा है इक्विटी शेयर अनदर एंटिटी में 15 मार्च को 20,000, राइट। इसमें ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट बोल रहे हैं क्या? जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें इसके पुराने वाले क्वेश्चन में तो भाई ओके बोला था ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट, राइट। तो जब नहीं बोले जैसे कि ये क्वेश्चन, तो इन्वेस्ट करा इक्विटी शेयर में, अब इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो FVTPL दिमाग में आना चाहिए, राइट। तो इसमें भी क्योंकि हम होल्ड टू मैच्योरिटी करते नहीं हैं और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होता है। खैर, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट करा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 400 है, ऑब्वियस सी बात है कि वो PNL में जाएगा। और फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे 31 मार्च को अगर हम फेयर वैल्यू देखें तो वो हो गई है 24,000। अब नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, कोई ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट वाला नाटक नहीं है, हम तो अपनी एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले भाई आपने इन्वेस्टमेंट करा है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ PL वाले केस में इंक्लूड नहीं होता, बाकी इधर तो इंक्लूड होगा। तो ये हो गया हमारा 20,400, ठीक है। अब भाई 24,000 हो गया। और अगर हमने ही पढ़ा है कि फेयर वैल्यू तो रहती ना इसकी भी, तो ठीक है इसमें भी फेयर वैल्यू है, इंटरेस्ट होता PNL में ले जाते, पर इधर फेयर वैल्यू है। भाई इसमें भी हम यही करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट टू फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू गेन टू PNL। तो देखो ये आपने 20,400 करा, पर सी इधर FVTPL है, इधर FVTPL है, तो जो कॉस्ट है उसको हमने सेपरेटली लिखा। तो इन्वेस्टमेंट 20,000, सॉरी 20,400 नहीं था, इधर हमें इन्वेस्टमेंट 20,400 ये हो गया टू बैंक हो गया। फिर सबसे पहले हमने 400 को जो है PNL अकाउंट में ले गए, PNL अकाउंट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब वो जो 20,000 है ये हो गया 24,000। तो इन्वेस्टमेंट टू फेयर वैल्यू गेन टू PNL। देखो ये 20,400 इस तरीके से था, फिर 400 को PNL में ले गए, इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू गेन टू PNL। पॉइंट ये है कि जो हम वो PNL में ले जाते हैं ना, वो 31 मार्च को ही ले जाते हैं, एंड में ही ले जाते हैं। अब देख इन्वेस्ट करा इक्विटी शेयर में अनदर एंटिटी 15,000 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये है 50,000 है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो 1,000 है। अब इधर FVTOCI से करना है, तो तूने पहले तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, क्योंकि ठीक है 51,000 से बुक करा, अलग से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तो बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 60,000 हो गया। तो इन्वेस्टमेंट टू फेयर वैल्यू गेन टू OCI ये हो गया 9,000। इन्वेस्टमेंट 9,000 है, फेयर वैल्यू गेन 9,000, फेयर वैल्यू गेन टू OCI, राइट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाए टू फेयर वैल्यू गेन को OCI और OCI से फिर रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक करा, राइट, और 51,000। और फिर इन्वेस्टमेंट टू फेयर वैल्यू गेन वो कितना 9,000, फेयर वैल्यू गेन टू OCI और OCI टू फेयर वैल्यू रिजर्व, सही है।
चलो, तो हमने अगर ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट वाला कंसेप्ट नहीं है तो इस तरीके से एंट्री। चलो, अब कंपनी लैंड 10 लाख, उसने 10 लाख लैंड करे अनादर कंपनी को, 12% इंटरेस्ट, 4,000 कुछ इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ नो डॉक्यूमेंटेशन है। अब सी, ये जो है इधर अगर हम देखें तो होल्ड टू मैच्योरिटी और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की अर्निंग होगी तो हमें अमोर्टाइजेशन कॉस्ट से करना। तो अब 5 साल है और 1,20,000, राइट। तो आप इसकी डिस्काउंटिंग करो 12% से, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो आ रहे हैं इसकी डिस्काउंटिंग करो, तो इस तरीके से 10 लाख हो गया, राइट। तो पहली एंट्री तो भाई चलो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक ही कर दो तो भी चलता, पर इन्वेस्टमेंट चलो इधर लोन अप्रोप्रिएट वर्ड है तो उन्होंने लोन टू बैंक करा, पर इसमें इंकर भी हुआ है 4,000 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो भाई लोन अकाउंट डेबिट और तो उसमें आप 1,04,000 लिख लो, लोन अकाउंट डेबिट टू 1,04,000 टू बैंक और टू लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंडिचर, मतलब 10,04,000 है जो भी है। तो उसमें लोन अकाउंट है ना, तो हमारा गया तो पहले लोन अकाउंट टू बैंक करा, ये बोला कि वो कि हमने लोन दिया और फिर खर्चा भी करा, फिर खर्चे को लोन में डाल दिया। तो कायदे से लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक करो ना, लोन अकाउंट इंक्लूड लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस टू बैंक करो, ख़त्म। अब देखो अगला, ऑन 1 अप्रैल 2017 अल्फ़ा लिमिटेड ने इशू करा, सी अल्फ़ा लिमिटेड ने इशू करा 30 लाख 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या 30 लाख के इशू करे और 100 है वैल्यू, 6% है, 30 लाख इशू करे। डिबेंचर रिडीम होंगे है प्रीमियम प्लस 10% पे ऑन 31/3, तो 1/4/17 और 31/3/17, 31/3/21, 4 साल बाद 18, 19, 20, 21। तो रिडीम होगा प्रीमियम पे, या तो ये ऑप्शन है, या तो ऑर्डनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर लो एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, होल्डर के ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। ओके, होल्डर के पास ऑप्शन है, सबसे पहले तो होल्डर के पास ऑप्शन है और 1% की भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है। और द इंटरेस्ट रेट ऑफ इक्विवेलेंट डिबेंचर विदाउट कन्वर्जन राइट तो कन्वर्टेड टू ऑर्डनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। द इंटरेस्ट रेट फॉर इक्विवेलेंट डिबेंचर, ये तो कन्वर्टिबल है, जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है वो 10% है, राइट। अब बीइंग कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट इक्विटी एंड डेप्ट पोर्शन। अब इक्विटी डेप्ट पोर्शन को सेपरेट करना है, इसकी देखो अकाउंटिंग प्रॉपरली होती है। देखो ये पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आपने जो है पर्टिकुलर, ये है आपका पूरा डिबेंचर, फेस वैल्यू दे के रखी है, ये रिडेम्पशन जो है इनका प्रीमियम पे होता है। अब ये कन्वर्ट होंगे तो क्या बोला, 6% कन्वर्टिबल डिबेंचर, राइट। डिबेंचर रिडीम होंगे प्रीमियम पे। तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है कि देखो आपने इशू करा 30 लाख, 6% कन्वर्टिबल डिबेंचर है, फेस वैल्यू है 100, डिबेंचर रिडीमेबल है प्रीमियम पे, राइट। ये पार या प्रीमियम पे होगा, और जिसमें भी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, राइट, या तो रिडीम होगा या तो कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये रीपर्चेस वाला पोर्शन है, राइट। तो
बीइंग द कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट आपको इक्विटी लायबिलिटी अलग करना है, राइट। और कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, और इंटरेस्ट रेट फॉर इक्विवेलेंट डिबेंचर विदाउट कन्वर्जन एंड 10% है। बीइंग कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट डेप्ट एंड इक्विटी पोर्शन, इक्विटी एंड डेप्ट पोर्शन सेपरेट। देखो भाई 100 लाख है, 30 लाख है, 30 लाख है 6% करो, 1,80,000 है, राइट। अब देखो पहले उन्होंने इक्विटी एंड डेप्ट पोर्शन का सेग्रीगेट करना है, तो ये 30 लाख है, रिडीम कब होगा, प्रीमियम पे होगा, तो ये प्रीमियम पे हो गया। और चलो ठीक है, प्रीमियम पे हो गया और 4 साल का रिडेम्पशन, ठीक है। ये रिडेम्पशन करा, 4 साल की डिस्काउंटिंग करी, तो ये हो गया हमारा 22,44,000, राइट। तो 22,44,000, राइट। तो 22,44,000 हो गया। अब रही बात इंटरेस्ट की, तो अब इंटरेस्ट भी करो। अब इंटरेस्ट जैसे कि भाई 6% कन्वर्टिबल डिवेंचर है, तो कन्वर्टिबल डिवेंचर, देखो डिवेंचर का कन्वर्जन का ऑप्शन है, तो ऐसे केस में आपको रेट कम मिलेगा, क्योंकि देखो आपको ना एक अच्छी फंक्शन वाला डिवेंचर मिल रहा है। सपोज करो एक डिवेंचर एक प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, आपकी इच्छा आपको शेयर भी करवा लो, आपकी इच्छा है तो आप ऐसा कर लो, पर ऐसा है कि आपको 6% मिलेगा, तो 1,80,000 जो है आपको मिलेगा इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और 6% सॉरी 10% और कॉमा 4 ईयर्स, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डेप्ट कंपोनेंट हो गया 28,14,600, इक्विटी कंपोनेंट बचा हुआ इक्विटी कंपोनेंट है। मतलब समझ रहे हो, आपने प्रिंसिपल की डिस्काउंटिंग करी, आपने इंटरेस्ट की डिस्काउंटिंग करी, वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाला, फिर टोटल में से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करो, वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट आएगा। अगला क्वेश्चन है कि वो लोन रीशेड्यूलमेंट का क्वेश्चन है, ये अपन ने कर लिया है और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, पर डेप्ट और इक्विटी कंपोनेंट आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमने सारी अंडरस्टैंडिंग ली। अब हम जो है पर्टिकुलर MTP RTP सजेस्टेड के क्वेश्चन करते हैं।